हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स से जुड़े हुए दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक पर कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो हमारा पहला टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा है देहली ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की। तो सक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए हम पहले ग्राफ का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम सक्रियण ऊर्जा को हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं और इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक पात्र ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक पात्र ले लेते हैं और इस पात्र में हम अभिक्रियक यानी कि रिएक्टेंट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन अलग अलग प्रकार के रिएक्टेंट दिखाई देंगे। एक आपको दिखाया गया है रेड कलर से, दूसरा है ग्रीन कलर से और तीसरा है आपको पर्पल कलर से दिखाया गया है। तो ये तीन तरह के अलग अलग प्रकार के अभिक्रियक यानी कि रिएक्टेंट दिए गए हैं पात्र में। तो अभिक्रिया के दौरान ये जो अभिक्रियक है आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और गति करते हैं, यानी कि इनके अणुओं के बीच टक्कर होता है और इनके बीच गति होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने टक्कर सिद्धांत में पढ़ा था कि जब अणु आपस में टकराते हैं तभी अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनते हैं, अगर टक्कर नहीं होगा तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो अभिक्रियक के अणु हैं आपस में टक्कर तो कर रहे हैं परंतु यहाँ पर उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये टक्कर तो कर रहे हैं परंतु इनके पास उचित ऊर्जा नहीं है, यानी कि अभिक्रियक के पास एक निश्चित ऊर्जा होने पर ही अभिक्रिया होती है। अब ऐसा नहीं है कि इनके पास ऊर्जा नहीं है, इनके पास ऊर्जा है परंतु इतनी उचित ऊर्जा नहीं है कि ये उत्पाद का निर्माण कर सकें। तो इस समय रिएक्टेंट के पास जो ऊर्जा है उसे हम बोलेंगे औसत ऊर्जा यानी कि एवरेज एनर्जी। तो आइए ग्राफ की ओर चलते हैं। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वाई अक्ष पर हम प्रदर्शित करेंगे ऊर्जा यानी कि एनर्जी को और एक्स अक्ष पर हम प्रदर्शित करेंगे अभिक्रिया निर्देशांक यानी कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। तो अभिक्रिया निर्देशांक ये प्रदर्शित कर रहा है कि अभिक्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है, यानी कि कहने का मतलब ये जो एक्स अक्ष है यह अभिक्रिया के होने न होने के जो गुण है उसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊर्जा में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो यहाँ पर जीरो से नहीं लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऊपर से लिया है। अब ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि जब भी कोई अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो अभिक्रियक के पास कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर रहती है, क्योंकि उनके पास द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान होता है तो मतलब उनके पास ऊर्जा होगी। तो याद रखिएगा किसी भी अभिक्रियक की ऊर्जा शून्य नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ग्राफ को हम लोगों को यहाँ से प्रारंभ करना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया इनके पास तो ऊर्जा है परंतु इस ऊर्जा का उपयोग करके ये प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर पाते। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा को हम बोलते हैं अभिक्रियक की औसत ऊर्जा यानी कि एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यदि हम चाहते हैं कि यह अभिक्रिया हो यानी कि यहाँ के जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट का निर्माण करें तो हम क्या करेंगे? इस पात्र को गर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पात्र को हम गर्म करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम इन्हें गर्म करेंगे तो गर्म करने पे इनके अणु क्या होते हैं? बहुत सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि ये प्रोडक्ट का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो गर्म करने पर इनके अणु जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि सक्रिय होने का मतलब यह है कि यह अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी कि जो अभिक्रियक के अणु हैं इतनी ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं कि जब ये आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो ऊर्जा दी उस ऊर्जा के कारण इनके उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, यानी कि इनके पास उतनी ऊर्जा हो गई और उसी ऊर्जा को हम बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। तो देखिए इनके पास पहले से ही ऊर्जा थी और उस ऊर्जा को हम बोलते थे औसत ऊर्जा, और इन्हें जो हमने ऊर्जा दिया वह ऊर्जा कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा, जिसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ी है और यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर इसके जो अणु हैं यानी कि अभिक्रियक के अणु जो हैं वो सक्रिय हो चुके हैं और यहाँ से प्रोडक्ट का निर्माण स्टार्ट होना प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से हम सक्रियण ऊर्जा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो अभिक्रियक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं को टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना अनिवार्य है, उस ऊर्जा को ही हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अभिक्रियक के पास तो औसत ऊर्जा थी ही,
लेकिन हमने उसे क्या दिया, और ऊर्जा दिया, यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा दिया जिसके कारण क्या हुए, उनके अणु आपस में टकराने के लिए क्या हो गए, बाध्य हो गए, और उस टकराने के कारण ही प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। तो हमने जो ऊर्जा दी, यानी कि अणुओं में जो ऊर्जा थी जिसके कारण वो प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं, वही ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। तो इस प्रकार से हमने परिभाषित किया कि अभिक्रियक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना अनिवार्य है, वही कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि किसी भी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा को हम EA से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है हमारी पहली टॉपिक जो कि है सक्रियण ऊर्जा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है देहली ऊर्जा, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी हम इसी ग्राफ से समझेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अभिक्रियक के पास ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा कहलाती है औसत ऊर्जा, परंतु इस ऊर्जा के कारण वो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर पाते हैं। परंतु जब हम उन्हें ऊर्जा देते हैं, उस ऊर्जा के कारण इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कुल ऊर्जा है, यानी कि वह ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए ज़रूरी है, यही ऊर्जा कहलाती है देहली ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अभिक्रियक अणुओं के पास जब तक इतनी ऊर्जा नहीं होगी तब तक वे अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि हमने इतनी ऊर्जा दी है, परंतु कुछ ऊर्जा पहले से भी उनके पास थी। तो इस प्रकार कुल ऊर्जा मिलाकर, यानी कि औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा को मिलाकर हम बोलेंगे देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो टक्कर के बाद अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा है वो है देहली ऊर्जा। अगर ऊर्जा इससे थोड़ा सा भी कम रहेगा तो अभिक्रियक के अणु आपस में टकराएंगे नहीं और अभिक्रिया नहीं होगी। यदि टकराते भी हैं तो वह प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उचित ऊर्जा नहीं है। तो याद रखिएगा कि देहली ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण अभिक्रिया होती है। और एक बात और, यदि ऊर्जा का मान इससे अधिक है, यानी देहली ऊर्जा से अधिक है, तो भी अभिक्रिया होगी, परंतु इससे ऊर्जा कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता है अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से ग्राफ नीचे की ओर गया है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है, यानी कि अभिक्रिया होती है, प्रोडक्ट बनता है, तो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि एनर्जी जो होगी वो लूज़ होगी, परंतु जो प्रोडक्ट है उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जा रहा है वो एनर्जी लूज़ कर रहा है और वो स्थायी होता जा रहा है, और अभिक्रिया के अंत तक आते आते जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण हो जाता है। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो देहली ऊर्जा है अभिक्रियक की औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा दोनों का योग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं देहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।